हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा भी करता हूं कि एसबीआई का एग्ज़ाम जो अभी बिल्कुल 2 दिनों के बाद आपका लगा हुआ है वो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो चुकी होगी। और बिल्कुल आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कैसा एग्ज़ाम आएगा और किस तरह मैं फेलियर से जूझता आ रहा हूँ तो कैसे आगे भी मैं फेलियर मिलेगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको सक्सेस ही मिलेगा। बस आपको अपने अंदर एक क्या मोटिवेशन बना के चलना है कि जो पास्ट हो गया है उसको भूल जाना है। अब एसबीआई का जो एग्ज़ाम है उसको ये एग्ज़ाम मेरा है, ये एग्ज़ाम मेरा और मैं इसको क्रैक करके रहूँगा। बोलते हैं ना कि एक सीट ही काफ़ी है सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप बिल्कुल उसी चीज़ को सोच के माइंड में रखें जिससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ ना दोस्तों। तो इसलिए मैंने आज बहुत छोटी सी क्लास आपके लिए मैं लाया हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको पता है कि मैं एसबीआई के एग्जाम के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मैं करवाता आ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो उसकी ही आज मैं एक फाइनल मान सकते हैं। क्योंकि कल आप मतलब कल 4 तारीख है, 5 को एग्जाम है। तो कल आपके एक मोटिवेशनल वीडियो बना के लाऊंगा। तो आज एक कंटेंट की छोटी सी वीडियो बना लाया हूँ मैं आपके लिए। और मैंने सोचा अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही कुछ करवा देते हैं जिससे क्या है कि आपको थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, थोड़ी आपकी पॉलिश हो जाए क्वेश्चन को लेके। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और ये क्वाड्रिकेशन चीज़ों को आप मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, जिसकी प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अर्थमेटिक की जो प्रैक्टिस है ना, उससे क्या फ्रेमिंग, कई फ्रेमिंग ऐसे देखने को मिल जाती है जो आपने कहीं देखी नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट होता है अर्थमेटिक का। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज की जो क्लास है ना वो छोटी क्लास रखेंगे और आपके लिए मैं अच्छे से क्वेश्चन लेके आया हूँ अर्थमेटिक के। तो आपकी स्क्रीन पे आएगा, जल्दी सोल्व करना, ठीक है। चलिए, आधा से 1 मिनट लेना और जल्दी से सोल्व करना, ठीक है। चलिए, तो चलिए होगा होगा टाइम के अकॉर्डिंग में देख लें। क्या बोल रहा है कि विपुल और पीहू हैं, ठीक है, क्रमशः 1 बजे शहर ए और शहर बी से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। और वे क्रमशः शहर बी और शहर ए की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। यदि विपुल सुबह 10 बजे शहर बी पहुंचता है और पीहू दोपहर 12 बजे शहर पहुंचती है तो वे किस समय मिलते हैं। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट से कौन चल रहा है? विपुल चल रहा है। तो विपुल लिख लिया यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे लिख लिया पीहू। ये देखें दोनों सेम 1 बजे चलते हैं, ठीक है। अपने को डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड नहीं पता, लेकिन अपने को पूछा है दोनों किस समय मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं टाइमिंग में। तो अपने को बिल्कुल दिमाग से बेटर अप्रोच सोचना है कि जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 1 बजे गया यहाँ से, पहुंचा कितने बजे? 10 बजे। विपुल जब यहाँ से गया, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगा? आपको सर 9 घंटे लगे। कितने? 9 घंटे लगे। पीहू 1 बजे यहाँ से चली, कितने बजे पहुंची? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। कितना टाइम लगा? 11 घंटे। तो देखो फॉर्मूला क्या आता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड क्या हो जाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। तो यदि टाइम का रेशियो जो है वो है 9:11, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? आपको क्या सर 11:9 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम होती है। तो 11 × 9 करेंगे तो 99 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 99। ये एक्चुअल में है 9 घंटे 11 घंटे। स्पीड का रेशियो 11:9 हो गया। तो डिस्टेंस का क्या बन जाएगा पार्ट? 99 रेशियो, ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो 99 रेशियो, कोई रेशियो से चलेंगे क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं दे रखी है, ठीक है। अब देखो आपको मैंने एक चीज बताई, विपुल इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है। जब दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो क्या होता है? रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ठीक है। टोटल स्पीड इसमें क्या होगी? प्लस होगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है? आपको सर 99 है, रेशो मेथड में, ठीक है, रेशो में आएगा। और टोटल स्पीड कितनी? ये 11 की स्पीड से, सॉरी ये 11 की स्पीड से जा रहा है विपुल, ठीक है, क्योंकि इसे 9 घंटे लग रहे हैं। और ये जो पीहू है वो उसकी रेशो क्या आएगा? 9 आएगा। क्यों? उसको लग रहे हैं 11 घंटे, ठीक है। स्पीड का रेशो बताया ना विपुल का, और ये किसका है? ये विपुल और पीहू, ठीक है। ये 11 और ये 9, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों को, तीनों को डिवाइड करेंगे, रेशो से रेशो कैंसिल हो जाएगा। तो 99/20 क्या हो जाएगा? 20 × 4 = 80, बचेगा 19। तो 4 सही 19/20 घंटे होंगे। अब ये 4 घंटे तो हैं, इसको 19/20 को मिनट में बदलेंगे तो कैसे होगा?
60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दिया 60, तो 4 घंटे और 57 मिनट के बाद ये एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे ये नहीं पता, किस समय मिलेंगे ये बता दिया कि 4 घंटे 57 मिनट के बाद। तो 1 बजे जब दोनों चलना स्टार्ट किया, 1 बजे ही यहाँ से चली, विपुल यहाँ से चला, तो 4 घंटे 57 मिनट, मतलब एक में 4 घंटा 57 मिनट ऐड कर देंगे तो 5 बज के 57 मिनट पे। ठीक है, मतलब 1 AM पे चला तो 5 AM 57, मतलब सी ऑप्शन अपना अकॉर्डिंग टू आंसर जो अपना है उसके अकॉर्डिंग आंसर ये होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैंने किस बिल्कुल रेशो मेथड से आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि विपुल जो है 1 बजे चला, पीहू भी चली, तो अपनों ने देखा कि वो 9 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहा है, 11 घंटे में कर रहा है, तो सेम डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं, तो उल्टा रेशो क्या हो जाता है, स्पीड का रेशो हो जाता है। फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वो जो रेशो बनेगा डिस्टेंस का रेशो बनेगा। क्लियर। फिर देखा टोटल रिलेटिव स्पीड से क्या हो जाएगा, पता लग जाएगी कब मिलेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी 99 और अपॉन में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, दोनों ये अपोजिट एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं, तो 20 हो जाएगी, 11 प्लस 9 20, डिवाइड करा, टाइमिंग का रेशियो, टाइम एग्जैक्ट आ गया 4 घंटे 57 मिनट, चले कितने 1 बजे, तो 4 घंटे 57 मिनट ऐड कर देंगे तो 5 बज के 57 मिनट पर ये मिलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आया तो प्लीज थम्स अप जरूर कर देना और बताना जरूर कि हाँ हमें समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, चलिए बताइए क्या आएगा। देखो हो गया होगा, क्या बोल रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या उस वृत्त की भुजा से 28.56% अधिक है, जिसकी परिधि 196 मीटर। अब ये जिसकी किसकी बात कर रहा है ये आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब जो बाद वाला होता है उसकी, जिसकी रीजनिंग में पढ़ा होगा ना, तो किसकी बात कर रहा है, वृत्त की। तो वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है, पैरामीटर। 4a की वैल्यू कितनी है 96, 196, तो a भुजा कितनी हो जाएगी 196/4 हो जाएगी। पहले यही सोल्व कर लेते हैं, 4 चौक 16, बचेगा कितना 19 में से 16 जाएंगे 3 बचेंगे, ऊपर से 6 36, तो 4 नी में 36, 4 नी में 36, तो क्या आ जाएगा 49 सेंटीमीटर। अभी देखो वृत्त की त्रिज्या और इसमें वृत्त की भुजा में क्या रिलेशन है, ये देखो 28.56, तो आपने परसेंट सीखा है, जब 14/1/7 होता है तो उसे क्या होता है 1/7 लिखते हैं। ठीक है, 1/7 लिखते हैं, 14/2 को 1/7 लिखते हैं, मतलब क्या होता है 14.14 भी लिख सकते हैं, उसको 1/7 लिखते हैं, ये आप सबको क्लियर है। तो अब इसको जब 2 गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ये 14.28 होता है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28.56। ठीक है, 28.56 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/7, क्या आएगा 2/7। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी अभी बता दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, 2/7, यदि वृत्त की भुजा रेशो में क्या है 7 है, तो आर क्या है अधिक है, तो 2/7 अधिक है, तो 7 का 2/7 इसलिए मानिए कि 7 से 7 कैंसिल हो जाए। कैसे 7 का 2/7 अधिक कैसे, तो 7 का 2/7, 7 से 7 कैंसिल, तो 2 अधिक किस पे 7 पे, तो 7 पे 2 अधिक कितना होगा 2 होगा, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। इतनी बात क्लियर, एक को 7 माना और 7 की एक्चुअल में वैल्यू कितनी 49, तो 9 की कितनी हो जाएगी 9 7 है 63, क्योंकि 7 की वैल्यू 49, 1 की वैल्यू 7, 7 रेशो की वैल्यू यदि 49 है तो 1 की वैल्यू कितनी 7, तो 9 की कितनी होगी 63। जब त्रिज्या एक्चुअल में कितनी आ गई 63 आ गई। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो आपको एरिया पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², तो 22/7 63 इंटू 63। ठीक है, 7 से कट किया 63, तो 22 नहीं में 198 इंटू 63। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है इसको, अब मैंने आपको तरीका बताया है, हमेशा आगे वाले नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, तो 63 को 1 से मल्टीप्लाई करा, पीछे कितने डिजिट्स 2 डिजिट्स,
63 एकम 63, 2 का 2 छोड़ दो, ठीक है। फिर 63 को 9 से मल्टीप्लाई करो, पीछे कितने डिजिट्स, एक डिजिट्स, एक छोड़ दो, 9 तिया 27, हासिल 2, 9 6 का 54 और 2 56, क्लियर। फिर 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24, 2 48 और 2 50। अब इसको ऐड कर दो, 4 एकम 4, 7 का 7, और 6 3 9 और 5 14, हासिल पाई 1, 6 5 11 और 1 12। तो फाइनल क्या आया, 12,414 आंसर आ गया क्षेत्रफल, स्क्वायर में आएगा, ठीक है। 12,474 अपना क्या है, फाइनल आंसर आ गया है, क्लियर, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने परसेंटेज वाला ये बताया ना, ये इसलिए बताया कि आपको पता लगना चाहिए कि अपने को मानना कैसे होता है और किस तरह परसेंटेज के साथ खेलना होता है। और 28.56 कईयों को पता नहीं लगेगा कि इसका क्या होगा, तो इसलिए मैंने पहले बताया कि 14 से 2/7 को अपने 1/7 लिख सकते हैं, कोई 100/7% होता है, ठीक है। ये क्या होता है, परसेंट में होता है, ठीक है। तो ये परसेंट होता है, तो 28.56% को 2/7 लिख सकते हैं। फिर मैंने भुजा आपको 7 मानी, तो आर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्लियर। जिससे क्या होगा, आपको इजीली कट कर सको। और एक्चुअल में अपनों ने निकाल रखा था कि भाई साइड कितनी है, 63 है, कितनी है, 63 है, क्लियर। समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कर देना, और जो अभी पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, और जहां तक पॉसिबिलिटी है इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए फिर, चलिए बताइए क्या आएगा। हो गया होगा। क्या बोल रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है, 12 और 16, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात, मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन में बोलेगा टोटल बोलेगा और वक्र पृष्ठीय, इंग्लिश में होता है कर्व सरफेस होता है, टोटल सरफेस होता है, ठीक है। देखो मैं आपको शेप बना के दिखाता हूं, आपने आइसक्रीम वाला कौन देखा ना, उसी को ही शंकु बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो इसकी हो जाती है क्या, ऊंचाई, जिसको एच से डिनोट करते हैं। ये हो जाती है इसकी त्रिज्या, इसको आर से। और ये जो इसकी तिरक लंबाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ मतलब आर्क होता है, वो एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बन जाता है एक तरह से, ठीक है, सिंगल। तो अभी देखो शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आपको सर 12 दे रखी है, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, क्लियर। अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होगा, सी एस ए लिख देते हैं और टी एस ए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होता है पाई आर एल, इसका रेशो किससे निकालना है, पाई आर ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर, ठीक है। ये तो है वक्र पृष्ठ, ये होता है टोटल। अब देखो अपने को ये पता है, ये एक मैं ले लेता हूं ट्राइंगल बनता जो, ठीक है। ये अपने को दे रखा है 12, ये 16, ये है 90 डिग्री। तो क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, एक्स, तो ये एक्स मान ली, तो एक्स स्क्र 12 स्क्र प्लस 16 स्क्र, ठीक है। कोई पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसमें ये फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 144 प्लस 256, इन दोनों को ऐड करा कितना आया, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 400 आएगा, वो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स कितना हो जाएगा, √400, √400 की वैल्यू कितनी, 20 आ जाएगी, कितनी, 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी, 20 आ गई, क्लियर। तो एक्स है क्या, तिरक लंबाई, तो एल यहाँ पे लिख लो क्या है, 20। देखो अब पाई आर एल और पाई आर एल प्लस आर, तो यहाँ से पता लग रहा है ये पाई आर से पाई आर तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। रेशो बचा किसके बीच में, एल और एल प्लस आर के बीच में। एल कितना, आपको के सर 20, रेशो एल प्लस आर कितना, 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 मतलब त्रिज्या, ठीक है। तो 20:32, 20:32 अपना क्या है, फाइनल आंसर। लेकिन कोई ऑप्शन के अंदर ये नहीं है, तो उसको कट कर लीजिए, चार की टेबल से, 4 5 है 20, 4 8 है 32। फाइनल रेशियो क्या आया, 5:8, 5:8 अपना आंसर आ गया। और आंसर में है भी ऑप्शन 5:8 दे रखा है, तो अपना ये आंसर होगा फाइनल, ठीक है। समझ में आ गया ना दोस्तों।
कि भाई किस तरह मैंने चीजें आपको बताई। हमेशा मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको फॉर्मूले याद होना ही, ये जी मस्ट है, फॉर्मूले आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आप फ्रेमिंग किसी भी प्रकार की आ जाए, कैसे भी रिलेट कर दे, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूले याद होंगे ना तो आप आराम से क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझ के जल्दी सोल्व कर लोगे। अभी फॉर्मूले मेरे को याद था तो मैंने फटाफट हैंड टू हैंड पुट करा, उसके अंदर वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया, और कैलकुलेशन आपकी फाट होनी। इसमें एक चीज और मेन थी कि भाई आपको पाइथागोरस भी आना जरूरी है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी आना जरूरी, क्योंकि वो इसमें यूज होती है। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आया ना दोस्तों? तो चलिए फिर टाइमर फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करना जल्दी से। ठीक है, तो चलिए बताइए। इतना टाइम इनफ है। देखो क्या बोल रहा है कि पवन और रीना की आयु क्रमशः एक्स और एक्स माइनस वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष बाद पवन की आयु 5 वर्ष पहले रीना की आयु का 3 गुना है। ठीक है, यदि रीना पिया से 6 वर्ष बड़ी है, कुछ नहीं, फ्रेमिंग है, समझ लेते हैं। पवन और रीना, इसकी एक्स बोल रहा है, इसकी एक्स माइनस 1 बोल रहा है। 8 वर्ष बाद पवन की आयु, तो अभी एक्स है तो 8 वर्ष बाद कितनी, एक्स प्लस 8। ठीक है जी, फिर रीना की 5 वर्ष पहले रीना की आयु, तो रीना की अभी कितनी, एक्स माइनस 5, अब 5 वर्ष पहले तो -5, इसकी क्या है, 3 गुनी है वो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्योंकि यदि 3 गुनी है तो 3 के ब्रैकेट में आप ये पूरी वैल्यू लिखोगे, ये वाली, तो मैंने पहले ही रेशियो में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो x प्लस 8, ठीक है, फिर ये बनेगा x माइनस 6 बराबर 3:1। क्लियर, तो x प्लस 8, अभी ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3x-18, वो उधर रख लो शुरू में भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x वाली को इधर ले जाओ, तो 3x माइनस एक्स 18, सॉरी 2x, और माइनस का 18 इधर ले आएंगे तो 8 प्लस 18 कितना, 26। तो x की वैल्यू कितनी, 13, कितनी, 13। तो पवन कितने साल का है, 13 साल का। रिया कितने साल की, 13 माइनस 1, 12 साल की। ये आ गई अपनी जो उसने दे रखा है आयु क्रमशः बी। लेकिन उसने बोला रीना जो है पिया से 6 वर्ष बड़ी है। पिया 6 वर्ष बड़ी है, कौन, रीना बड़ी है पिया से 6 वर्ष बड़ी है, तो इसमें से 6 माइनस कर दो, तो पिया कितने वर्ष की हो जाएगी, 6 वर्ष की हो जाएगी। और पिया की आयु पूछी है, तो अपना ऑप्शन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल एक इक्वेशन को सोल्व करना था और कुछ नहीं करना था, जो कि मैंने आपको करके बताया। बोल रहा हूँ ना, अर्थमेटिक बहुत ईजी आता है। यदि आप सोच रहे हो ना कि मैं सीरीज और अर्थ वो करके फिर मैं अर्थमेटिक नहीं करूंगा, अर्थमेटिक सही में ईजी आता है। यदि आप रीडिंग स्किल आपकी अच्छी और आप अच्छे से समझ रहे हैं और आपने टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, तो आपकी कहीं भी अर्थमेटिक क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अटकेगोगे ना, कई बार क्या होता है कि सीरीज में एक आधी सीरीज का लॉजिक नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखने में है नहीं, क्योंकि लॉजिक पकड़ में आया तो करोगे, नहीं आएगा तो नहीं करोगे। इसमें क्या है, चीजें समझ के आप निकाल सकते हो। यदि फ्रेमिंग आपको समझ में आ रही तो आप अच्छे से चीजें निकाल सकते हो। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है ना क्या? इसलिए मैं अर्थमेटिक इसलिए ज्यादा तवज्जो देता हूँ कि अर्थमेटिक को ना कर सकते हो आप, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मोस्टली क्या करते हैं, यदि 35 क्वेश्चन आए हैं, 28-29 करेंगे, उसमें बोलेंगे कि एक डीआई या डीआई कर दिए और अर्थमेटिक छोड़ दी, और उसमें एक आधी सीरीज छोड़ दी, 27 है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक कर सकते हो आप, बल्कि अर्थमेटिक को किया कीजिए, क्योंकि इसमें डबल फायदे हैं। मेंस में भी बहुत हेल्प करते हैं अर्थमेटिक को, यदि आप थोड़ा इंटरेस्ट लगे सोल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। इस टाइप की फ्रेमिंग मैंने आपको सिखा रखी है कि इस टाइप की फ्रेमिंग आए तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन इस टाइप की फ्रेमिंग मैंने बताई हुई है, तो बताइए क्या आएगा।
हो गया होगा। क्या बोल रहा है, मालिनी अपनी कार की गति 40% से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है और उसे एक निश्चित दूरी तय करने में सामान्य समय से 1.6 घंटे कम समय लगता है। तो मैंने आपको बताया सेम डिस्टेंस में गति बढ़ रही है, कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी मैंने आपको एक चीज ट्रिक बताई थी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी स्पीड दी जाती है, मान लो S1 दी है, उन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर इन दोनों का माइनस होता है, ठीक है। वो ऐसे ओब्लिक लगा दो जिससे कि प्लस में, इनटू यहाँ पे क्या होता है, टाइम होता है अपॉन 60 होता है। ये कब होता है, जब टाइम दिया हो मिनट में, क्या होता है, मिनट में दिया हो। यदि घंटे होगा तो 60 नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी पुट करो इसमें, तो 40 एक स्पीड, 50 दूसरी स्पीड, दोनों में माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इंटू समय कितना 1.6, नीचे एक आएगा, क्यों 60 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये मिनट में नहीं है, ये क्या घंटे में है, तो एक आएगा, नॉर्मल एक मान, ठीक है। अब ये पॉइंट उठाया, 10 आया, तो ये 60 नहीं आएगा, क्यों, यदि मिनट में नहीं है, घंटे में है, ठीक है। तो 60 नहीं आता है। 60 कब आता है, जब मिनट में दिया जाएगा समय, कि भाई 10 मिनट पहले पहुंचता है, 15 मिनट बाद में पहुंचता है, ठीक है। अब एक ये नॉर्मल इसको सोल्व करना है, तो डिस्टेंस अपनी डायरेक्ट आ जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4 चौके 20 इंटू 16, तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 20, 320 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 320 किलोमीटर। क्लियर, इतनी बात समझ में ना। ये इस तरह की फ्रेमिंग को इस तरह भी कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह याद रखने का कोई माहौल नहीं है, तो आप मान लीजिए कि भाई डी डिस्टेंस फॉलो करती है, तो 1.5 घंटा कम समय लगता है, तो मतलब 50 से जाता है तो समय कम लगता है, 40 से जाता है तो समय ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा समय डी अपॉन 40, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डी अपॉन 50, तो समय में से समय घटाया, कितना समय बस 1.6, तो डी अपॉन 40 माइनस डी अपॉन 50 1.6। इसको भी सोल्व करोगे तो आपकी डी कितनी निकल के आएगी, 320 किलोमीटर। ये भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की एक ही डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, और समय बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आप इस तरह का फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि भाई जल्दी आपको सोल्व करके आंसर देगा, क्योंकि उसमें आप सोल्व करोगे फिर डी निकालोगे, उससे ज़्यादा ये जल्दी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। मिनट दिया होगा तो अपॉन 60 लगा देना, मिनट नहीं दिया होगा तो नॉर्मल घंटा रख के और जल्दी सोल्व करके आंसर दे देना, और वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, 320 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आ गई। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 1 मिनट से ऊपर हो गया है, तो अभी हो गया होगा, देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य है, बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य का, देखो 3 दिनों में किया गया कार्य है, बी द्वारा 4 दिनों में किए कार्य का 3 गुना है। तो कार्य निकाल लेते हैं। कार्य कैसे, 3 दिनों में ए द्वारा, मतलब ए को इफिशियंसी मान लेते हैं, एक इफिशियंसी, जब टाइम को इफिशियंसी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आपको किसे वर्क आता है, ठीक, इतनी बात क्लियर है ना। ये इक्वल्स टू क्या है, बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य का 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर देते हैं, ये इक्वेशन बन गई। तो 3a इक्वल्स टू 12b, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो a अपॉन b नीचे आ जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो, b द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य, b द्वारा 2 दिनों में कितना कार्य होगा, 2 इंटू बी। क्या बोल रहा है, सी द्वारा 6 दिनों में किए गए कार्य का आधा है, तो सी द्वारा 6 दिनों में किए गए कार्य का आधा है, ठीक है। अब 2 उधर ले जाओ, तो 4 इंटू बी इक्वल्स टू सी इंटू 6, ठीक है।
2 से कट कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2b इक्वल्स टू 3c। तो b c अपॉन में ले जाओ, 3 रह जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 3:2 क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, b/c क्या आ गया, 3:2 आ गया। अभी देखो यहाँ पे b की एफिशिएंसी कितनी, 1 है, यहाँ कितनी 3, तो अपने को सेम बनानी पड़ेगी, तो इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, तो 12:3 बन गया, ठीक है। तो a/b/c क्या बन गया, 12:3/2, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 6 दिनों में पूरा कर सकते, तीनों मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी जोड़नी पड़ेगी, तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो 12 + 3 15, 15 + 2 17, तो एफिशिएंसी 17 इंटू कितने दिन में, 6 दिन में, वर्क आ गया टोटल, ठीक है, ये क्या हो गया, वर्क हो गया। अब तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, सेम कार्य को बी अकेला करेगा, तो बी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी, 3, तो 3 अपॉन में कर दो, ये एफिशिएंसी अपॉन में करती है तो क्या आएगा, टाइम आएगा, तो 3 से कट करा, 3 दूनी 6, तो 17 इंटू 2 कितना, 17 2 इंटू 2 इतना 34 डेज, 34 डेज के अंदर बी अकेला इस काम को पूरा कर देगा, 34 आंसर है अपना, तो बी ऑप्शन है अपना 34 डेज, 34 डेज के अंदर बी अपना ये काम पूरा कर देगा, ठीक है। ए का पूछता तो अपॉन में ए की एफिशिएंसी लगाते, सी का पूछता तो सी की एफिशिएंसी लगाते, अभी पूछा है बी का है तो बी की एफिशिएंसी लगाई। तो कितनी अच्छी फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, 2 इक्वेशन से एफिशिएंसी का रेशो बनवाया, फिर उसमें बता दिया टोटल कितने दिन में कर सकता है, और फिर बी अकेला कितने दिन में करेगा, उसका आंसर निकल गया। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अब अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, बेशक आराम से आपका सिलेक्शन होगा, अब डरने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचो कि यार अभी भी नहीं हुआ, बहुत ऐसे हैं कि भाई इंटरव्यू तक जाके रह गए हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप बस एसबीआई को फोकस कीजिए, जो पास्ट हो गया उसको भूल जाइए, ठीक है। उस कुछ अच्छा लिखा हुआ, इस ऐसे सोच के चले कि कुछ आगे अच्छा ही लिखा हुआ है, तो ऐसे सोच के चलें तो अच्छा ही होगा, तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास मैं आपके लिए लेके आया था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना, जिससे कि मेरे को भी पता लग सके भी क्या चीज़ की अभी नीड है, ठीक है दोस्तों। तो लगे रहें, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।